दोस्तों नमस्कार, मैं केपी निरंकारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल केपी निरंकारी पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पे है। मित्रों ये 50 क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास के हैं लगभग सभी परीक्षाओं में ये बार बार आते हैं, इसलिए दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो निश्चित है, ये मेरा वादा है कि ये क्वेश्चन घूम घूम के आपको कहीं न कहीं मिलेगा, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहीं से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने तय हैं, इसलिए 50 क्वेश्चन आप अगर एक बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी परीक्षाओं में सबसे लगभग कुछ अंक आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों बहुत कम हम समय लेंगे, केवल 50 क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करके आपके सामने रखते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। दोस्तों ध्यान इसमें देना, ये आपका आंसर है लहुरादेव संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, लहुरादेव संत कबीर नगर। इसमें आपको क्वेश्चन फंसा लेता है, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिनट के लिए। अगर आंसर में लहुरादेव शब्द ना रहे, ठीक है, लहुरादेव शब्द न रहे, अगर मेहरगढ़ रहे, क्या नाम है, मेहरगढ़, अगर मेहरगढ़ रहे तो ये सही होगा। क्यों सही होगा मैं आपको बता रहा हूँ। लहुरादेव में धान के प्रमाण मिले हैं 900 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच मिले हैं लहुरादेव से। ध्यान दीजिए, और यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये सब ये ना रहे तो ये सही होगा, और ये नहीं रहेगा तो ये सही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों रहता है मान लीजिए तो सही कौन होगा, लहुरादेव, क्योंकि लहुरादेव 9000 ईसा पूर्व मिले। ठीक है, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में मान लीजिए तो आपका ये सही हो जाता मेहरगढ़। इतना आप ध्यान करिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार घुमा देता है दोनों को। ठीक है, अगला हम देखते हैं, भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिए आप लोग। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेनगढ़ जिला में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन घुमा देता कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेनगढ़ जिला में ये स्थित है। ये गुफा है, इन गुफाओं में हजारों चित्र मिले हैं। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल चित्र है। जो पूरा पाषाण काल का मानव कंदराओं में गुफाओं में रहता था तो वह गुफाओं में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता था। ठीक है, वो रंगीन चित्र है, कई रंगों का प्रयोग भी किया गया, उसमें उनके जीवनचर्या से संबंधित चित्र बने, जैसे शिकार करते हुए, महिला बच्चे को दूध पिलाते हुए, मिलके शिकार को लाते हुए, ठीक है, मिलके भोजन करते हुए, इसी प्रकार के हजारों चित्र मिले हैं भीमबेटका गुफा में। इसलिए भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इतना ध्यान देना, मध्य प्रदेश के रायसेनगढ़ जिला में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ध्यान दीजिए, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है या मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। ठीक, ध्यान करिए, ये नवपाषाण काल की बात है और ये आपका है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिए, ये जगह है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। एक क्वेश्चन और उसमें पूछ लेता है कि गर्त होम के प्रमाण कहाँ मिले। गर्त होम कहाँ, वही इसी स्थान पे गर्त होम, इसी बुर्ज होम में ही मिले। गर्त होम मतलब कि गड्ढा खोद के झोपड़ी बनाना। ठीक है, गड्ढा खोद कर झोपड़ी बनाने का उसे गर्त होम कहते हैं। गर्त होम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यही बुर्ज होम में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहीं पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, दोनों समझ लीजिए आप। ठीक है, गर्त आवास और कुत्ते के साथ मानव। ठीक है, जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता से गोदीवाड़ा पत्तन यानी बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले से। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर परीक्षा में लगभग, कि कौन सा चीज कहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा यानी पत्तन जिसे कहते हैं, चाहे बंदरगाह कहो। ठीक है, इसके प्रमाण मिले हैं लोथल में। ठीक है, गुजरात के, ध्यान दीजिए, गुजरात के, ये भी पूछता कहाँ पर, गुजरात के लोथल में। अब किस नदी के तट पे लोथल है, भोगवा नदी के। ये भी आप याद रखना, बार बार पूछता किस नदी के तट पे। ठीक है, यानी मैं जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है, सारे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है, वहीं पर आपका गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, बंदरगाह मिले हुए हैं। ठीक है, अगर इसी में और तमाम तरह घुमा के पूछ लेता है कि जैसे नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, 37 कब्रगाह कहाँ पर मिले हैं, हड़प्पा पे मिले हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि
किस सभ्यता के ऊपर स्तूप बने मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो मिले हैं। अगर पूछ ले कि किस हड़प्पा स्थल के किस स्थल पर कुआं मिला है, तो धौलावीरा मिला है। फिर पूछ ले क्वेश्चन कि अगर किस हड़प्पा स्थल पर लिपि बोर्ड मिला है, बोर्ड अक्षरों का बोर्ड, 10 अक्षरों का बोर्ड मिला है, लिखा हुआ लिपि मिली है, कहाँ पर मिला है, धौलावीरा मिला है। अगर पूछ ले कि कहाँ पर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन बांध के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो वही धौलावीरा। ठीक है, इस तरह करके जैसे आपका जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला है, आपका कालीबंगा में। हल के प्रमाण कहाँ पर मिला, हल का खिलौना कहाँ पर मिला है, आपका ये हरियाणा का बानावली, हरियाणा का बानावली। ठीक दोस्तों, यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा टहला के पूछता है, आप इसको याद करिएगा, बस बार बार रिपीट करके दोहराइए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में अगर पूछ ले कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम बताएंगे राखी गढ़ी। ध्यान दीजिएगा, राखी गढ़ी है। और अगर पूछ ले कि सिंधु सभ्यता स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम जाएंगे कहाँ पर, मोहनजोदड़ो। वो 250 हेक्टेयर पे बसा हुआ, ठीक है ना, 250 हेक्टेयर पे बसा हुआ मोहनजोदड़ो है। अगर भारत में पूछ ले तो भारत का राखी गढ़ी है। इतना आप लोग ध्यान करिएगा। भारत का सबसे बड़ा कहाँ, ये भारत का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा भैया, भारत में राखी गढ़ी। और अगर पूछ ले कि और पूरा सिंधु स्थल कौन सा बड़ा है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता 3 देशों में बसी थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो भारत में राखी गढ़ी सबसे बड़ा। अगला देखिए भैया, देवताओं की स्तुति वंदना किस वेद में मिलता है? ठीक है, आप जानते हैं कि 4 वेद हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, तो देवताओं के लिए स्तुति वंदना कहाँ पर मिलती है भैया, ऋग्वेद में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में देवताओं के लिए स्तुति वंदना मिलती है। और सामवेद में क्या है, गायन वाला वेद, से गाया जाता है, सारे गा मा पा दा नहीं सा रे, है ना। ये तर्ज कहाँ से निकला है, सामवेद से। ध्यान दीजिए आप लोग, कहाँ से निकला है, ये सामवेद से निकला है, इसको ध्यान दीजिएगा, सामवेद से। आपका तीसरा कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या, सॉरी, यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधान है। ध्यान दीजिए, कर्मकांडी वेद है। ध्यान करिए, कर्मकांडी वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। यज्ञ का विधि विधान किसमें है, यजुर्वेद में है। ठीक है, इतना ध्यान करना, चारों वेद में बता रहा हूँ। और अथर्ववेद अगर पूछ ले, चौथा अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र इत्यादि का वर्णन कहाँ पर किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। इतना आप लोग ध्यान करिएगा। ठीक है, अथर्ववेद में ही सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में ही मगध और अंगराज का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान आप करिएगा। ये आपका हो गया ऋग्वेद, ये वेद से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ठीक है, गोपथ ब्राह्मण, आप जान लीजिए कि 4 वेद हैं। चारों वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण अगर पूछ ले कौन सा है, तो ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का अगर पूछ ले कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का कौन सा है, तो पंचविश है। अगर पूछ ले यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, समझ बात आ गई है ना भाई। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यही चारों ब्राह्मण हैं। ठीक है ना, चलिए अगला हम देखते हैं, वैदिक साहित्य में किस नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? ध्यान दीजिए, वैदिक ग्रंथ यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है? ध्यान दीजिए, सबसे अधिक नदी का वर्णन मिलता है सिंधु नदी का, 250 बार। विशेष ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वर्णन किस नदी का मिलता है, सिंधु नदी का 250 बार मिलता है। अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी को देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा यानी नदियों में सबसे पवित्र किसे कहा गया, तो ध्यान दीजिए, कहानी अलग हो जाएगी। वो सरस्वती नदी है। देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा, ठीक है ना। सबसे पावन और पवित्र नदी कौन सी थी, तो वो थी सरस्वती। अगर ये पूछ ले कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार वर्णन है, तो ध्यान दीजिए, केवल 1 बार। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि जमुना नदी का वर्णन कितनी बार ऋग्वेद में है, तो 3 बार। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है दाएं बाएं। ठीक है, मेरी बातों को भी आप लिखते जाएं जो क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता किसी न किसी तरह से नदी से, यही पूछता बस, नदी से ज्यादा फालतू नहीं पूछता। आगे देखिए, और हाँ, अगर ये पूछ ले कि किस देवता का वर्णन सबसे अधिक है, किस देवता का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया, ध्यान दीजिए, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता कौन होता था, इंद्र। ठीक है ना, इसे युद्ध का देवता माना जाता था, झंझावत का देवता माना जाता था, वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को सबसे अधिक वर्णन देवताओं में इंद्र का है। और दूसरा नंबर सबसे ज्यादा किस देवता का वर्णन किया गया है, अग्नि का किया गया है। ठीक है, देवता और मनुष्य के बीच जो संपर्क स्थापित करता था, कौन देवता था, वो अग्नि, क्योंकि लोग अग्नि में यज्ञ करते थे।
तो उसकी जो सुगंध जाती थी देवताओं तक जाती थी, तो दोनों को मिलन कौन करवाता था? अग्नि देवता। दूसरा नंबर अग्नि है, पहला नंबर इंद्र है। ध्यान करिएगा, ये वर्षा का देवता, युद्ध का देवता इंद्र। अगला देखें, बुद्ध के जीवन की घटना महानिष्क्रमण किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, बुद्ध के जीवन का जो महानिष्क्रमण किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं होती थी उसका नाम अलग से वर्णन किया गया। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने जब अपना घर छोड़ा, जब अपना गृह त्याग किया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और महात्मा बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब पहली बार सारनाथ में, है ना, सारनाथ में वाराणसी के बाद जब अपना ज्ञान देते हैं तो क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला बार जब उन्होंने ज्ञान दिया पहली बार तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहा गया है, क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम बार ज्ञान देने को धर्म चक्र प्रवर्तन, और उनकी मृत्यु हो जाने पर महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। आप लोग इतना विशेष भैया ध्यान करिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ध्यान दीजिएगा भैया, बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनको लिखने के लिए समय समय पे एक संगीति हुई थी। बड़े बड़े महाविद्वान सब इकट्ठा होते थे तो उसे बौद्ध संगीति बोलते हैं, और वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ें, उनके शिक्षाओं से संबंधित चीज़ों को लिखते थे। ठीक है ना। वही संगीत हुई। तो पहली बार जो बौद्ध संगीति हुई है वो कहाँ पर हुई भैया? ध्यान दीजिए, पहली राजगृह में। ध्यान दीजिए, कहाँ हुई है? राजगृह में। अगर ये पूछ ले कि पहली बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई है तो अजातशत्रु के शासन काल में। इतना फोकस करना, ठीक है ना, ध्यान करना, आप लोग भूलना नहीं, चीज़ बार बार पूछता है। पहली बौद्ध संगीत भैया हुई है राजगृह में, अजातशत्रु के शासन काल में। अगर पूछ ले कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है तो ध्यान दीजिए, दूसरी बौद्ध संगीति आपकी हुई है वैशाली में। किसके शासन काल में हुई है? कालाशोक के शासन काल में हुई है। ठीक है। अगर तीसरी बौद्ध संगीति पूछ ले किसके शासन काल में हुई है तो अशोक के शासन काल में हुई है। अब पूछ ले तीसरी कहाँ पर हुई है तो पाटिल पुत्र में हुई है। ठीक है। और अगर चौथी पूछ ले कि चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई है तो चौथी बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। ये चारों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट भी करते जाइएगा। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? पंच महाव्रत, अणुव्रत सिद्धांत, स्यादवाद, ये सब किस धर्म से संबंधित है? ध्यान दीजिए, पंच महाव्रत, अणुव्रत सिद्धांत और स्यादवाद किस धर्म से संबंधित भैया? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। ध्यान दीजिए, तीनों अलग अलग चीज़ है। पंच महाव्रत जानते ना आप, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये पांचों। ठीक है। अणुव्रत सिद्धांत क्या है? अणुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। स्यादवाद, जैन धर्म बताता है कि शायद ईश्वर है, नहीं है, होगा, है भी। ठीक है ना, इसे स्यादवाद कहा गया। ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला देखें क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नयनार कौन थे? दक्षिण भारत में नयनार कौन थे? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो नयनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शंकर के अनुयायी थे, नयनार। ठीक है। और अलवार अगर पूछ ले दक्षिण भारत में अलवार कौन थे तो वैष्णव धर्म से थे। ठीक है, भूलिएगा नहीं। नयनार माने जिनके 3 नयने हैं, जिनके 3 नयन अर्थात शंकर भगवान, ये इस तरह याद करिएगा। ठीक है। ये शैव धर्म से थे। ठीक है। नयनार शैव धर्म से संबंधित है, अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपद की सूची किस में मिलती है? ठीक है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान गौतम बुद्ध जी थे उस जमाने में 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े जनपद थे। ठीक है। इसकी सूची कहाँ पर मिलती है? ठीक है। ध्यान दीजिए, भगवती सूत्र में मिलती है और अगुत्तर निकाय मिलती है। जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। और बौद्ध धर्म की एक किताब है अगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपद का वर्णन किया गया। ठीक है। 2 जगह मिलता है, भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 16 महाजनपद हैं और इस 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद किसमें हैं? अपने यूपी में है। कई बार पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद यूपी में है, टोटल 16 हैं। ठीक है। और भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पितृहंता वंश किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास में वो कौन सा वंश है जो पितृहंता वंश है, जो अपने पिता को मारकर राजा बनता चला गया? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका वंश है हर्यक वंश। ठीक है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार होता है। ध्यान दीजिए, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करके राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है। ठीक है। उदयन करके राजा बन जाता है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश है वो। ठीक है। बिंबिसार को मार को अजातशत्रु को मारकर उदयन राजा बनता है। अगला देखिए, सिकंदर ने पोरस को किस नदी के तट पर हराया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने
राजा पोरस को यानी पुरु को किस युद्ध में हरा था? युद्ध का नाम है हेड स्पीच, एक युद्ध का नाम उसी का नाम है हेड स्पीच के युद्ध होता है। ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? झेलम नदी के तट पे, ठीक है, जहाँ पर सिकंदर के साथ पुरुष यानी पोरस, राजा पोरस जो है भयंकर युद्ध करता है, लेकिन लास्ट में हार जाता है, ठीक है। लेकिन फिर आगे चल के उससे दोस्ती हो जाती है, ठीक है। जब बंदी बना के उसके दरबार में ले जाया जाता है, उससे पूछता है सिकंदर, पोरस से कहता है कि तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस खड़ा होकर कहता है कि जैसा कि राजा के साथ करता है वैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाए। उसकी बात से खुश होकर उसे अपना मित्र बनाता है और उसे उसका राज्य वापस कर देता है। अगला देखिए, धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? स्तूप जो अशोक जो है स्तूप बनाता था, ठीक है ना, तो धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। ध्यान दीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला अपना ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। घोषित राम विहार कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, कौशाम्बी में है। ये अपने कौशाम्बी में, ठीक है ना, कौशाम्बी में जहाँ पर तीनों धर्म का है, जैन धर्म और हिंदू धर्म का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए तो घोषित राम विहार कहाँ पर है? कौशाम्बी में। राणा भर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर। ध्यान दीजिए, राणा भर स्तूप कहाँ पर है? जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, उसे राणा भर स्तूप वहाँ पर बना हुआ है। और श्रावस्ती में क्या बना हुआ? सहेत महेत स्तूप, ठीक है। श्रावस्ती में कौन सा है? सहेत महेत स्तूप। ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ध्यान दीजिए, अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी, खरोष्टी ऐसे लिपि में लिखा है, कोई जल्दी पढ़ नहीं पाया कोई विद्वान। अंत में चलकर एक विद्वान है जेम्स प्रिंसेस, इंग्लैंड के विद्वान है जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने अशोक की लिपि को पढ़ा है पहली बार, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ है? कैसे पता चलता है? अशोक के इसी अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख का क्या नाम है? रुमेनदेई अभिलेख। ध्यान दीजिए, रुमेनदेई अभिलेख। अशोक अपने शासनकाल के जब राज्याभिषेक करता है उसके 20वें वर्ष बाद अपने परिवार सहित लुम्बिनी की यात्रा करता है, वहाँ पर एक शिलालेख लिखता है और कहता है, उसी शिलालेख में लिखा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज से यहाँ का कर मैं 1/6 से 1/8 किए दे रहा हूँ, यानी कर भी माफ कर देता है, कम कर देता है। ध्यान दीजिए, रुमेनदेई अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, रुमेनदेई अभिलेख। अगला देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध होता है, इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। उससे द्रवित होकर अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है अशोक के 13वें शिलालेख में। ध्यान दीजिए, 261 ईसा पूर्व, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सन भी 261 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी से अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, इंडिका बड़ी मशहूर पुस्तक है मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, यूनानी यात्री भारत आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान दीजिए, इंडिका में क्या है? मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया, उस जमाने के बारे में वर्णन किया गया, कैसे प्रशासन था। ध्यान दीजिए, उसने लिखा है अपने किताब में कि उस समय दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, दास प्रथा नहीं माना है। हमारा भारत प्राचीन काल में चार वर्गों में बटा था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसने क्या बताया है? इंडिका में 7 बताया है कि 7 भागों में बटा था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बार बार इस तरह पूछता है। अगला क्या है? प्रशासन में मौर्य जो प्रशासन था उसमें 30 सदस्यीय समिति थी, 30 सदस्य होते थे। एक समिति में 5 सदस्य, और टोटल मिला के 5 समिति बनी थी। 5 समिति, हर समिति में 6 सदस्य, टोटल मिला कितने सदस्य हुए? 30 हुए, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब कहाँ लिखा है? इंडिका में लिखा गया है, ठीक भैया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, बल्कि नोट्स बना के लिखते जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग यहीं से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य काल में एग्रोनोमोई विभाग का अधिकारी कौन होता था? एग्रोनोमोई अधिकारी मौर्य काल में किस विभाग का अधिकारी होता था? ध्यान दीजिए, ये मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था, ठीक है ना। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। एक क्वेश्चन जरूर आता है मौर्य काल के अधिकारियों का नाम, ठीक है। जैसे क्या है? पड़वाध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? पड़वाध्यक्ष किसका होता था? नापताल का अधिकारी होता था। सूनाध्यक्ष किसका अधिकारी होता था? बूचड़ खाने का अधिकारी होता था, ठीक है। सीताध्यक्ष कौन होता था? और राजस्व कर जो वसूलता था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, इसको भी आप लिखते चलिए, ठीक है, साथ साथ जो हम बता रहे हैं। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास में सैंड्रोकोट्स किसे कहा गया? ध्यान दीजिए, प्राचीन इतिहास में सैंड्रोकोट्स किसे कहा गया? जो यूनानी लेखक यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, ठीक है ना, उसमें
वो लोग अपने यूनानी भाषा में लिखे। तो सैंडोकोट्स किसे कहा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहा गया है। और बिंदुसार को क्या कहा गया, ध्यान दीजिए, बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। ध्यान दीजिए, बिंदुसार को क्या कहा गया है, अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। और अशोक को क्या कहा गया है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, प्रियदर्शी, ठीक है ना, या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है ना, जो प्रिय देखने वाला हो, ठीक है ना। और चाणक्य का नाम क्या है, विष्णुगुप्त, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान करिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए, बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, ध्यान दीजिए, गुजरात के गिरनार पर्वत पर किसानों के कल्याण के लिए एक सुदर्शन झील बनाई गई थी, किसानों की सिंचाई के लिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे चल के रुद्रदामन, ध्यान दीजिए, रुद्रदामन बिना बेगार के करवाता, ध्यान दीजिए, बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, रुद्रदामन ने करवाया, ठीक है, ध्यान दीजिए, रुद्रदामन ने बिना बेगार के करवाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है। उसके बाद अशोक ने भी इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना, कई लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो है प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, गुजरात के गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में लिखा हुआ कि किसने किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, फिर उसके बाद अशोक ने भी बनवाया, और रुद्रदामन ने बिना बेगार के करवाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जिस दिन से वह राज्याभिषेक अपना करवाता है उसी दिन से शक संवत चालू कराता है, ठीक है। और वही शक संवत हमारी भारत सरकार भी मान्यता प्राप्त कर ली है, ठीक है ना, क्योंकि शक संवत आप जानते हैं 22 मार्च 1957 को भारत सरकार स्वीकार कर चुकी शक संवत। हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, भारतीय कैलेंडर, ठीक है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, हिंदी का चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो में है, तो पहला महीना चैत्र होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। 78 ईस्वी में, ठीक, ध्यान दीजिए, कनिष्क का शासन राज्याभिषेक कब होता है, 78 ईस्वी, ध्यान दीजिए, ईस्वी है ये, ठीक है। और ये शक संवत स्टार्ट करता है उसी दिन से, और भारत सरकार 22 मार्च 1957 को इसे मान्यता प्रदान करती है शक संवत के रूप में, ठीक है। अगर विक्रमी संवत की बात करें तो विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व की बात करता है, विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होती है, ठीक है। और ये शक संवत भैया है 78 ईसा पूर्व। आगे देखिए क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, सिमुक, ध्यान दीजिए, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। सातवाहन जो दक्षिण भारत का एक महान राज्य था, जो है महान वंश थे जो है, तो उसका संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक, ठीक है ना, सिमुक। सातवाहन वंश में ही पोटीन और शीशे के सिक्के बने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शीशे के सिक्के किस शासनकाल में चला, सातवाहन वंश में चला, ठीक है। पोटीन के सिक्के सातवाहन वंश में चला, ठीक है ना। ये सातवाहन वंश ऐसे थे कि उनके नाम के आगे उनके माता का नाम लगता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, ये सब तमाम नाम, विशिष्ट पुत्र, ऐसे क्या है, कन्फ्यूज थोड़ा हम भी हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ऐसे करके नाम, माता का नाम पहले उनके लगता है, ठीक है ना। आगे देखिए, नागर शैली के मंदिर कहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, नागर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, भारत में 3 प्रकार के मंदिर शैली मिलते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में है, उत्तर हिमालय पर्वत से लेके आपका यहाँ तक है मिर्जापुर तक, ठीक है, उत्तर भारत में हिमालय से लेके मिर्जापुर तक के क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर मिलते हैं, ठीक है। और बेसर शैली के मंदिर आपका दक्षिण भारत के और पहले पड़ता है, और द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर, ये द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, ठीक है ना, जैसे मीनाक्षी मंदिर वगैरह जितने बड़े हैं, रथ मंदिर हैं दक्षिण भारत की, ये सब द्रविड़ शैली में, और ये नागर शैली के मंदिर, ठीक है। चलिए अगला देखें, हाथी गुफा अभिलेख किसकी जानकारी देता है, ध्यान दीजिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है, ठीक है, किसकी जानकारी देता है, ध्यान दीजिए, चेदी वंश का राजा जो खारवेल होता है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की जानकारी देता है, खारवेल का 14 साल का शासनकाल, उसकी शिक्षा, उसका बचपन, सब कुछ उसने लिखवाया है, ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नंद वंश का शासक जो है यहाँ से एक जिन की मूर्ति उठा ले गया, ये भी इसमें लिखा हुआ, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि किसमें लिखा हुआ है कि जैन की मूर्ति कौन उठा ले गया, नंद वंश का शासक महापदनंद यहाँ आक्रमण करके जो है यहाँ से जो है जिन की एक मूर्ति उठा ले गया, जिन की मूर्ति यानी जैन धर्म की मूर्ति, ठीक है, उठा ले गया। इसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, ये खारवेल का वर्णन करता है हाथी गुफा अभिलेख, ध्यान दीजिए। अगला देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान दीजिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त लगभग 100 युद्ध जीतता है, उसके शरीर में कम से कम 100 घाव मिलते हैं युद्ध से, ठीक है, घायल होने के कारण, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहता है। 100 युद्ध जीतता है, पूर्वी उत्तर भारतीय राजाओं को हराता है, दक्षिण भारतीय राजाओं को हराता है, ठीक है ना। उसका कहाँ से जानकारी मिलती है, प्रयागराज स्तंभ अभिलेख में, ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है, प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है, जो प्रयागराज के किला में आज भी स्थापित है, ठीक है।
हरिसेन उसका लेखक होता है, उसका राजकवि होता है, ठीक है। ये चंपू शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। यह पहले कौशाम्बी में स्थापित था। कौशाम्बी से अकबर के शासनकाल में जहांगीर लाके इलाहाबाद प्रयागराज में उसको स्थापित कर देता, ठीक है। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था, शिक्षा का मुख्य केंद्र था, विदेश से भी लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ठीक है। उसकी स्थापना किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाने में पूरा सहयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, ठीक है। यही क्वेश्चन बल्कि टीजीटी में फंसा हुआ था, मामला कोर्ट में चला गया था, यही क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, स्कंद गुप्त ने हराया था। हूणों को किसने हराया था? स्कंद गुप्त, गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने हराया था। इसका प्रमाण कहाँ पर है? भीतरी स्तंभ लेख। ध्यान दीजिए, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर भैया? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को हराया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, प्राचीन इतिहास में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है ना। कौन रहते थे? नवरत्न। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, जिसमें कालिदास थे, है ना। आप लोग पढ़ेंगे, अमर सिंह, घटपाड़, ऐसे कई लोग थे, ठीक है ना। ये लोग नवरत्न थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो ध्यान दीजिए, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका। अगर पूछ ले अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए हमको आप तुरंत, ठीक है। अगर अष्टदिग्गज पूछ ले तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ये बात आप लोग ध्यान करिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। अगला देखिए, गुप्त शासक गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया भैया? दीनार। ध्यान दीजिए, दीनार कहा गया। और चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है? रूपक कहा गया। ध्यान दीजिए, चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दीनार कहा गया गुप्त काल में। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा? सती प्रथा का वर्णन करने वाला भारत में प्रथम अभिलेख कौन सा है? ध्यान दीजिए, एरण अभिलेख है, 510 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, गोपराज नामक एक सेनापति मर जाता है तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है, तो उसी का वर्णन लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर भैया? एरण अभिलेख में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी सती होती है। अगला देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्रों में, भारतीय धर्मशास्त्रों में भू राजस्व राजा कितना ले सकता है, इसका वर्णन किया गया है कि 1/6 भाग ले सकता है, ठीक है। ये गुप्त काल में भी लागू रहा है, ठीक है ना, मौर्य काल में भी लागू रहा, ठीक है ना। जो भारतीय राजा हुए हैं वो 1/6 ही राजस्व कर किसानों से लेते थे। ध्यान दीजिए, 1/6 बहुत बार पूछ चुका है, 1/6। अगले बार देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ध्यान दीजिए, दर्शन जो लिखे गए हैं, दर्शन का प्रतिपादक एक न एक पूछता है, हर बार हर परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे भैया? कपिल मुनि थे, ठीक है। अगर न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि थे, ठीक है। योग दर्शन की बात करें तो पातंजलि मुनि थे, ठीक है। अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य थे, बहुत बार पूछ चुका शंकराचार्य का, अद्वैतवाद दर्शन के शंकराचार्य। द्वैतवाद के कौन थे भैया? मध्वाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंगसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेंगसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने सियूकी नामक पुस्तक लिखी है, सियूकी नामक पुस्तक, ठीक है। इसे ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यात्रियों का राजकुमार सियूकी नामक पुस्तक हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, बाद में आचार्य भी बना, ठीक है। और हर्षवर्धन जब प्रयागराज में अपना महायज्ञ करवाता है उसमें भी वो शामिल होता है, उसका वर्णन करता है, ठीक है ना, वेंगसांग। आगे देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ध्यान दीजिए, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। मध्य प्रदेश में छतरपुर में खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। ध्यान दीजिए, वहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया खजुराहो मंदिर, ठीक है ना। अगला देखिए, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, दशावतार मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की पहली मंदिर है। भारत में मंदिर बनने का निर्माण काल शुरू होता है गुप्त काल में। पहली मंदिर दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कहाँ पर है? ललितपुर यूपी में है। ध्यान दीजिए, दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। उसी समय भीतर गांव में भी कानपुर में मंदिर बनी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भीतर गांव, ये ईंटों से बना मंदिर है। ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया, ईंटों से बना मंदिर, भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है, गुप्त काल में बना है। ध्यान दीजिए, नसना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये भी गुप्त काल का बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है, ये वाला एमपी में है, ठीक है। ये कानपुर में है, भीतर गांव। ललितपुर
ललितपुर में आपका दशावतार मंदिर है, ठीक है ना। भारत का प्रथम मंदिर निर्माण शुरू होता है इसी समय। आगे देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? प्रसिद्ध अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ भैया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है। क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है? क्योंकि यह मंदिर पहाड़ को काट के नीचे से बनाया गया ऊपर तक, ठीक है ना, इसलिए प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। ओके, अगला देखते हैं हम। बस 2 मिनट की बात है, 50 क्वेश्चन आपके समाप्त होने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये परीक्षा में हमारे आने के लायक है, तो दोस्तों हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आने वाले दिनों में यानी डेली आपको कुछ से कुछ हम क्वेश्चन देते रहेंगे, ठीक है ना, सारे विषय से, ठीक है। हिंदी भी पूरा कराएंगे आपको, पूरा इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, सारा विषय हम पूरा करवाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं, ठीक है। गोपुरम किससे कहा जाता है? गोपुरम, ठीक है ना। गोपुरम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार आ गया। गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर बने हैं, उन मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार होता था, जो 2 तल्ला टाइप ऐसे बना होता था, ठीक है। दो ऐसे बना होता, देखिए जैसे ये प्रवेश द्वार हो गया, इसके ऊपर ये ऐसे बना होता था, ये इस तरह, इसे ही गोपुरम कहा गया। प्रवेश द्वार, मंदिर में जाने का रास्ता होता था, ठीक है ना, अंदर जाने के लिए ये होता द्वार होता था। गोपुरम प्रवेश द्वार होता था मंदिर का, द्रविड़ शैली मंदिर का, दक्षिण भारत में। आगे देखिए, महाबलीमपुर मंदिर, रथ मंदिर किसने बनवाया था? ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में महाबलीमपुर, ठीक है ना, महाबलीमपुर रथ मंदिर, सप्त पैगोड़ा मंदिर जिसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, सप्त पैगोड़ा मंदिर, ठीक है। तटीय मंदिर बोलते हैं, शोर मंदिर बोलते हैं, ठीक है। किसने बनवाया? ध्यान दीजिए, नरसिंह वर्मन ने बनाया, ठीक है। कौन वंश का शासक था? पल्लव वंश का शासक था। ध्यान दीजिए, पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन, ठीक है ना, नरसिंह वर्मन था, ठीक है ना। इसे सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं, शोर मंदिर कहते हैं, तटीय मंदिर कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि सप्त पैगोड़ा मंदिर में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है, सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले तो युधिष्ठिर का, ठीक है। सप्त पैगोड़ा माने 7 मंदिर इकट्ठा बना हुआ, रथ मंदिर से बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें गणेश की है और द्रौपदी के 5 भाई पांडव, इसलिए सप्त पैगोड़ा मंदिर हुआ, ठीक। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे बड़ा युधिष्ठिर की मंदिर है। ध्यान दीजिए, अगला देखिए, एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, इस समुद्र के बीच में है। महाराष्ट्र से समुद्र से हम लोग 15-20 किलोमीटर अंदर जाते हैं, ठीक है ना, बोट के द्वारा, स्टीमर के द्वारा, तब वहाँ पहुँचते हैं। एलिफेंटा गुफा बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, इस समुद्र में एलिफेंटा गुफा। ध्यान दीजिए, अगला दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर भैया? राजस्थान में है, ध्यान दीजिए, है ना। ध्यान दीजिए, ये संगमरमर का बना हुआ मंदिर है, ध्यान दीजिए, राजस्थान में है, ये संगमरमर की बनी हुई है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया भैया? विमल शाह ने बनवाया, ठीक है। भीम प्रथम का सेनापति विमल शाह ने बनवाया दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, नैमिषारण्य प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? यह तो पूछता है कि लाख ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है, 1 लाख ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है, ठीक है। यह पूछता है नैमिषारण्य कहाँ पर है तीर्थ स्थल। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, भगवान शिव की नटराज की मूर्ति, ठीक है, भगवान शिव की नटराज की कांस्य मूर्ति कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये किस शासन काल में बना? चोलकालीन शासकों ने बनवाया। भारत में विश्व में पहली बार नटराज की मूर्ति बनी चोल काल में। ध्यान दीजिए, कांस्य मूर्ति चोल काल में, जो भगवान शिव नहीं ऐसे नाचते हुए एक पैर ऊपर के, एक हाथ ऊपर किए, है ना, मतलब कि क्रोध मुद्रा में। ध्यान दीजिए, चोल काल में बनी है पहली कांस्य की भगवान की नटराज मूर्ति, भगवान शिव की है। अगला देखिए, दक्षिण भारत में तोलकपियम नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तोलकपियम बहुत बार पूछा गया है। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में कई किताबें लिखी गई तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, जिसमें से तोलकपियम किससे संबंधित है? व्याकरण ग्रंथ है ये दक्षिण भारत का व्याकरण ग्रंथ है तोलकपियम। शिल्पाधिकारम क्या है? दक्षिण भारत की किताब है शिल्पाधिकारम, प्रेम कथा पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। दक्षिण भारत की सारी किताबें प्रेम कहानी पर आधारित है, लेकिन केवल तोलकपियम ऐसी है जो व्याकरण पर आधारित है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, दक्षिण भारत में संगम से क्या तात्पर्य है? जैसे अपने यहाँ संगम का मतलब होता है 2 नदियों का संगम, लेकिन दक्षिण भारत में संगम का मतलब होता है विद्वानों का संगम। दक्षिण भारत में विद्वानों का संगम होता था, ये 3 संगम हुए दक्षिण भारत में, ठीक है। विद्वानों का 3 बार संगम हुआ, 3 संगम हुआ, ठीक है। मदुरई वगैरह कई जगह हुए हैं, ठीक है। उसमें विद्वान उस समय किताब लिखते थे, ठीक है ना। उस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था पे, धार्मिक व्यवस्था पे किताबें लिखते थे, उसे कहा गया संगम, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। अगला देखिए,
राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, कल्हड़। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन भैया है? कल्हड़ है। राजतरंगिणी में क्या चीज़ है? ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का 1200 ईस्वी से इधर का इतिहास है, ठीक है ना, कल्हड़ ने लिखा है, ठीक है ना। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? ध्यान दीजिए, ये पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। ठीक दोस्तों, ये आपका 50 क्वेश्चन हुआ। अगर दोस्तों इसको आप कायदे के पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो 101% मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इससे बाहर जाने वाले लगभग नहीं है। इसलिए आप लोग विषय पढ़िए। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो हो सकता है मध्य भारत का, हम आपको बना के दें, ठीक है ना। सारा चैप्टर आप हम पूरा करवाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे दोस्तों। सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, ठीक दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।